वेलकम टू स्मान स्पीक्स। आई होप यू ऑल गाइस हैव अ गुड डे। तो भाई हम इंडिया से बहुत ज्यादा गिला करते थे कि भाई इंडिया अमेरिका को मसल्स नहीं दिखाता, तो आज जयशंकर साहब ने मसल्स दिखाए हैं। काश अमित शाह मसल दिखाएं, काश अजीत डोवल जी मसल दिखाएं, काश मोदी जी मसल दिखाएं, बट क्या करें, जयशंकर साहब को ये जिम्मेदारी अदा करनी पड़ी। और वो किस तरह से उन्होंने आज अमेरिका को मसल्स दिखाए हैं, जिस तरह से अमेरिका इंडिया के साथ ट्रीट कर रहा है, उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और इंटरेस्टिंगली, इंडिया और चाइना की जो आपस में एंगेजमेंट हुई है रिसेंटली, उसके बारे में चाइना कुछ और लिख रहा है और इंडिया कुछ और लिख रहे हैं, और दोनों के बयानात में बहुत फर्क है। आज बीबीसी ने इस बारे में रिपोर्ट भी, बीबीसी हिंदी यूट्यूब चैनल पे बताई है कि किस तरह वो कुछ और बता रहे हैं और इंडिया वाले कुछ और बता रहे हैं। और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का पाकिस्तान में भी जिस तरह से इस्तकबाल और वो जो खुशगपियां, हंसियां और क्या क्या कुछ हुआ है, तो उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। बट मेन बात यही है कि क्या इंडिया ने अमेरिका को मसल दिखाना शुरू कर दिए हैं, उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा आज पाकिस्तान से एक बार फिर रा के जासूस, हैंडलर, आप उन्हें कुछ भी कह सकते हो, मॉडर्न डे वारफेयर में जिस तरह से होता है, तो वो पकड़े गए हैं। और उसके अलावा जो पीछे एक अटैक हुआ था, आपको पता है, ऑपरेशन सिंदूर और जो मार्का हक वाला, तो उस हवाले से भी बीबीसी की एक आज वीडियो आई है कि कैसे एक जहां पर भी एक जासूस ने वो लोकेशन शेयर की है, उसका जीपीएस इस तरह का बीबीसी ने बताया है। तो भाई एक तरफ हमारे फॉरेन मिनिस्टर अमन की बात करते हैं और फिर रा के जासूस पकड़े जाते हैं, तो कैसे फिर अमन की बात होगी, उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश भी पहुंचे हैं, तो काफी सारे बीच में एक तीसरा फरीक जो है ना, बातें चलनी होंगी हैं जी, आप इनसे अपोलॉजी करें, आप ये करें, आप वो करें, तो वो किस तरह का दौरा होगा, उस पर भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और इन सारी बातों पर हमें बात करने के लिए जुड़े हैं मेजर साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और आपने देखा ही होगा कि जिस तरह से आज जो पाकिस्तान में बातें चल रही हैं, उसी से शुरुआत कर लेते हैं कि जो आज हमारी सीटीडी ने रा के हैंडलर्स पकड़े, तो सर इंडिया अपनी रविश क्यों नहीं छोड़ रहा? उन्हें ऐसा लगता है कि हम जो वो विश्व गुरु हैं, तो विश्व गुरु की ये हरकत होती हैं, वो दूसरे मुल्कों में जुडिशियल किलिंग कराते हैं, या ये कराते हैं, वो कराते हैं, तो ये सर ये क्या है? मतलब कि मैं ये रुक रहे क्यों नहीं है? कनाडा ने इतना क्रिटिसिज्म किया इंडिया का, उससे पहले इमेज कुछ अच्छा था, दुनिया इंडिया को इकोनॉमी की नजर से देख रही थी। बट आफ्टर कनाडा वाला इंसिडेंट, अमेरिका में जो कोशिश की, फिर ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट, यूके पार्लियामेंट, और दुनिया का एक अच्छा खासा प्रेशर आया। बट उसके बाद फिर ये पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयां करना, ये क्यों नहीं रोक रहे सर? मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि ये कार्रवाइयां कब रुकेंगी इंडिया की? मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी रुकेंगी। मेरा ख्याल में कि जो जंग की नौयत है वो भी बदल गई है। पहले जंग हुआ करती थी कि जिसमें फौजें आमने सामने आके लड़ा करती थी, उसमें टैंक्स होते थे, फिर आपस में सिपाहियों का, फौजियों का टकराव होता था, एरिया एक दूसरे का लिया जाता था और इस तरीके से जंग होती थी। अब जो है ड्रोन्स की दुनिया है, अब मिसाइल्स की दुनिया है। अब इसमें सेफ डिस्टेंस से, मतलब अपनी टेरिटरी में रह के दूसरे की टेरिटरी को एंगेज करना। उसमें आप ये देखें कि मई, जून, जुलाई में जो जंगें हुई, उसमें ये जो ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर उसके बाद ये जो पाकिस्तान इंडिया का हुआ, फिर इसी तरीके से ये जो क्या कहते हैं उसको, एक तीसरी जंग कौन सी हुई थी, हाँ, ये जो कंबोडिया की और उसकी थाईलैंड वगैरह की हुई। जी तो जी। अब ये देखें कि जी 3 महीनों के अंदर 3 मुख्तलिफ महाज जो थे उनके ऊपर ये सब कुछ हुआ, और तीनों के ऊपर जो इंगेजमेंट हुई वो फ्रॉम फार डिस्टेंस हुई, अपनी अपनी टेरिटरीज में रह के। ठीक है, इसराइल ने जरूर एयर अटैक किया ईरान के ऊपर, लेकिन वैसे जो है वो ईरान ने जितना भी अटैक किया वो मिसाइल्स के जरिए किया और दूर रह के किया। तो एक सोच फिर ये भी चलती है कि वो कहते हैं टू किल द एनिमी विद 1,000 वुंड्स, और वो किल द एनिमी विद 1,000 वुंड्स जो है वो इस तरीके से है कि आप छोटे छोटे ऐसे मसले डालते रहते हैं कि जिसकी वजह से कोई स्टेट जो है वो खुद विद इन इटसेल्फ गिर जाए। तो जो इंडिया की एक सोच चलती है वो ये चलती है, जिसमें उनके ये जो आप उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल का नाम भी ले रहे थे, तो उनका ये भी था कि जी पाकिस्तान को ना, पाकिस्तान के अंदर मसले क्रिएट करो, ताकि कश्मीर से, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से लोगों की तवज्जो हटे। और पाकिस्तान में भी एक सोच ये चलती है कि जब से ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में इंडिया को ब्रीदिंग स्पेस मिली है, तब से इंडिया जो है वो
बजाय इसके कि जी नेगोशिएशन और सोल्यूशन और रेजोल्यूशन की तरफ जाए, इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर मसले क्रिएट करना शुरू कर दिए हैं, जिसमें ये बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, फिर मतलब आप देखें ना कि अफगानिस्तान के अंदर क्यों इतने इंडिया के कौंसल खाने हैं, और फिर इंडिया को पहले बांग्लादेश पे बड़ी तकलीफ हुई कि जी उनको असल रंग में वो वापस आ गए। पहले बांग्लादेशियों कहते थे कि जी ये देखें बांग्लादेश के साथ हमारे क्या मिसाली ताल्लुकात हैं, फिर कहते थे ये गटर के कीड़े, ये जो है ना एहसान फरामोश, ये सब कुछ। और फिर आप ये देखें कि अफगानिस्तान के अंदर किस तरीके से, और जैसे ही चाइना ने अफगानिस्तान को सी पैक के अंदर शामिल किया है, तो अब आप देखें कि तकलीफ जो है वो आसमानों के ऊपर है। तो एक सोच ये चलती है कि अपने एनिमी को उसी की टेरिटरी में ऐसे सिचुएशन में एंगेज कर दिया जाए कि वो अंदर से स्टेट खत्म हो जाए और वो रियासत जो है वो खुद ब खुद गिर जाए, मतलब विदाउट डूइंग एनीथिंग आप कहें कि जी हमने इनको अंदर से खत्म कर दिया। तो अब पाकिस्तान में बड़े अदब के साथ, लेकिन ये है कि जी आप ये देखें कि जो बलूचिस्तान का भी इशू है वो कब ज्यादा हाईलाइट होना शुरू हो गया। वो तब से हाईलाइट होना शुरू हो गया जब से पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि जी हम ये जो गवादर की पोर्ट है ये हम चाइना को दे रहे हैं, और उसके बाद ये जो सी पैक है, उसके बाद आप देखें कि बलूचिस्तान में वो क्या कहते हैं उसको, तेजी आ गई। वरना 78 साल से हम रह रहे हैं, ठीक है बलूचिस्तान का इशू कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे, वो चलता रहा है, लेकिन मुझे ये बताएं कि इसमें शिद्दत कब आई है। तो इसमें शिद्दत तब आई है कि जब ये सी पैक, जब ये गवादर का पोर्ट, जब ये जो नई स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन और ये सब कुछ बन रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो आपका सवाल था कि जी ये कब खत्म होगा, तो ये खत्म नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि आपने कहा कि जी उनके हैंडलर्स को पकड़ा। हैंडलर्स बाहर हैं, हैंडलर्स इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे उनके जो टूल्स हैं, उनके जो ऑपरेटर्स हैं, उनके नेटवर्क को पकड़ा है, और ये सिक्योरिटी एजेंसीज के नजरों के नीचे होते हैं। वो काफी अरसे से इनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो जब उनको वो एट देयर टाइम ऑफ चूजिंग उनको पकड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने कोशिश ये करनी होती है कि सिर्फ एक कारिंदा ना पकड़ा जाए, बल्कि पूरे के पूरे नेटवर्क को डिसमेंटल किया जाए। तो इंटेलिजेंस की दुनिया में ये एक सेटबैक होता है, क्योंकि आपके एसेट होते हैं, और अगर एसेट के ऊपर आपका टाइम लगा होता है, आपके पैसे लगे होते हैं, आपकी ट्रेनिंग लगी होती है, ऐसे में अगर आपके एसेट कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो फिर इंटेलिजेंस की दुनिया में वो एक सेटबैक होता है, क्योंकि वो फिर एसेट के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो तमाम के तमाम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया ना। तो फिर दोबारा से एक नेटवर्क आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये कुलभूषण यादव जो था, मतलब एक टाइम पे ये इतने एग्रेसिव थे कि ये कुलभूषण यादव वगैरह जो है ये पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे सिक्योरिटी एजेंसीज ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इनको कंट्रोल करना शुरू किया, फिर ये कुलभूषण यादव पकड़ा गया। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक था। तो अब आप ये देखें कि क्या पाकिस्तान का कोई इस तरह का इंटेलिजेंस ऑपरेटिव इंडिया में पकड़ा गया? तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान का आज तक कोई सिग्निफिकेंट इंटेलिजेंस ऑपरेटिव जो है वो इंडिया में नहीं पकड़ा गया। सवाल ये पैदा होता है क्या वहां पे है? अब ये इसका जवाब मालूम करना मतलब लोगों का काम है कि जी होगा नहीं होगा, पॉसिबिलिटी है नहीं है, जो भी है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान, जिस तरह वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सईद आसिम मुनीर ने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो उसको हार्ड स्टेट बनना होगा। हार्ड स्टेट से मुराद ये है कि भाई पहले आप पाकिस्तान में अफगानिस्तान से आ जाते थे, चले जाते थे, फिर वो वीजा की पाबंदी नहीं थी, ये सब कुछ था, तो वो तो चल रहा था मामला। लेकिन अभी आप देखें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है वो सीधा फैसला किया है कि जी आप अफगानिस्तान के शहरी हैं, आप बस अफगानिस्तान जाएं। ये जो फ्री पास पाकिस्तान में मिला हुआ था ये बहुत हो गया। और दूसरा, यहाँ पे होते हुए आप जो हमारे लिए मसाइल क्रिएट करते हैं वो हमारी आवाम जो है मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं। इनके पास जॉब्स नहीं होती, इनके पास प्रॉपर पेपर नहीं होते, इनके पास वो चीजें नहीं होती, हार्ड प्रेस होते हैं। तो ऐसे में कोई इनको टारगेट करे, इनको पैसों की ऑफर करे, और ये भी नहीं है कि उन्होंने सही बताया हो कि जी आपने क्या काम करना है। मे भी वो उनको ऐसे टारगेट करें कि जी हम पाकिस्तानी हैं और ये एक खास काम है, इसको करना जरूरी है, इस वजह से उस वजह से जो भी आप कहानी डालें, तो इनोसेंटली भी वो शामिल हो सकते हैं और बाकायदा एजेंडे के तहत भी शामिल हो सकते हैं कि जी वो उनको क्लियर बताया गया हो कि जी ये काम आपने करना है और फलां मुल्क के बिहाफ पे करना है। और फिर ये भी ईरान देखें का भी यही एलिगेशन है सर।
उनके जो रेफ्यूजीज आफ्टर इसराइली वार, उन्होंने वहां से काफी अफान पनाह गजीनों को निकाला है, और यही एलिगेशन है जो आप बता रहे हैं। वो आपकी बात दुरुस्त है। तो मैंने वो आपको बताया ना कि जी वो चूंकि हार्ड प्रेस्ड होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, अपॉर्चुनिटी नहीं होती, पेपर्स नहीं होते, तो वो एक सॉफ्ट टारगेट होता है, उनको अपने बच्चों का मसला होता है। तो मे बी वो इतना बिलीव ना करते हो कॉज के अंदर, लेकिन अपनी मुआशी मजबूरियों की वजह से मतलब उनको इस साइड पे लाना आसान होता है। तो वहां पे तो इंडियंस और अफगान दोनों रिस्पॉन्सिबल थे ना। कतर में भी इंडियंस रिस्पॉन्सिबल थे, मतलब वो तो प्रूवन है, उसके ऊपर उनको सजाए मौत हुई, फिर बाद में उन्होंने उसको किसी तरीके से मैनेज किया, और इनके रिटायर्ड नेवी के लोग थे जो कतर में थे। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो न्यू इंडिया है ना, ये जो हिंदुत्व है, ये जो अखंड भारत है, ये जो कि जी हम ग्रेट हो गए हैं, हम अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बल्कि हम 3rd लार्जेस्ट हैं, ये जो एक जाम है, उसी में असल में ये विक्टिम बने कि ये जो इन्होंने पंगा ले लिया, वो पंगा इज नॉट चंगा कहते हैं ना, तो ये जो इन्होंने पंगा ले लिया भले मर्जी से भले गलती से, वो ये अमेरिका बहादुर के साथ। तो अब वो आप मारे जितनी मर्जी है तड़ियां आपने मारनी है, आप मारे जितनी मर्जी आपने बातें करनी है, लेकिन हकीकत ये है कि वहां पे भी ये फंसे हुए हैं। तो इसलिए अभी दौड़ के जप्फी लगाई है चाइना को, सारे को। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो इसका पहलू ये है कि ये उन्होंने तो करना ही करना है, उनकी रीजन बनती है, उनको आसान लगता है कि ये कम खर्च है कि पाकिस्तान को अंदर से एंगेज करके खोखला करो, और फिर माजरत के साथ हमारे बॉर्डर्स पे जो जंगें रही, हमारी जो गवर्नर्स के मसाइल रहे, वो सब कुछ उनकी वजह से ये जो क्या कहते हैं उसको शनाख्ती कार्ड, फिर उसके बाद ये जो डिजिटाइजेशन, फिर उसके बाद गाड़ियों के नंबर, मतलब ये जो आबादियों का रिकॉर्ड, ये सब कुछ जो है वो इतना प्रॉपर, बॉर्डर्स पे ये जो रास्ते बने हुए हैं कि जहां से स्मगलर्स प्लस ये जो दहशतगर्द ये सब अपने रास्ते इस्तेमाल करते हैं। तो अब बड़ी कोशिश हो रही है इनको बंद करने की, और जैसे जैसे हार्ड स्टेट बनने की कोशिश होगी, हार्ड स्टेट आप बनेंगे, तो आप ये देखें कि इस टाइम के ऊपर स्मगलर्स की चीखें आसमान पे हैं। ये जो आप देख रहे होंगे कि बॉर्डर्स के ऊपर कभी फलां जगह पे एहतजाज हो रहा है, फलां जगह पे एहतजाज हो रहा है, और 25-30 लोग होके कहते हैं कि जनाब फिर हमें गिला ना करना अगर हम रियासत से अलहदा हो गए, फिर हमें गिला ना करना अगर हमने जो है ना फिर कोई हतमी इकदाम उठा लिया। तो ये कौन लोग हैं? ये आप चेक करेंगे तो ये अरबपति हैं। कोई मतलब चाइना से स्मगलिंग कर रहा है, कोई अफगानिस्तान से स्मगलिंग कर रहा है, कोई जो है वो तेल की स्मगलिंग कर रहा है, कोई तंबाकू की स्मगलिंग कर रहा है। तो जैसे जैसे इनके ऊपर ये अभी हाथ टाइट हो रहे हैं, जैसे जैसे एफबीआर और उसके बाद ये जो जितने भी आपके कस्टम्स के इदारे हैं इनसे वो ले रहे हैं, तो ये सारे जो है ना इनकी चीखें आसमाने पे। तो इनके साथ एसोसिएटेड हैं वो लोग कि जो ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के अंदर होते हैं, या जो दूसरी मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ खेलते हैं। तो जैसे जैसे ये गवर्नमेंट टाइट करती जाएगी, वैसे वैसे आप देखेंगे कि ये काफी सारे नेटवर्क जो है ये पकड़े जाते हैं, पकड़ते मतलब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स पकड़ती जाएंगी। और इसमें लास्ट बात ये है कि एक पहलू इसका और भी है, और वो पहलू ये है कि ये जो है ना सख्ती के साथ फिर आपने लोगों को तालीम भी देनी है, उनको एजुकेट भी करनी है। और उसमें मेरे ख्याल में कि ये जो मुतलका इदारे हैं गवर्नमेंट के, उनको चाहिए कि वो लोगों को बताएं कि जनाब पैसों के लालच में, किसी ये जो है छोटे से फायदे के लालच में अपनी पूरी जिंदगी को, अपनी सारी की सारी उसको आप ना डालें खतरे में, आप ना डालें किसी ऐसी साजिश का शिकार ना हो कि जिससे मुल्क को आप नुकसान पहुंचाएं। तो खत्म ये नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में आप ये जरूर देखेंगे कि पाकिस्तान बड़ी सख्ती के साथ, तो मैं तो खुश हूं कि ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन असल में ये है कि पाकिस्तान में ये फैसला हुआ था 2000 मेरे ख्याल में जब ये एपीएस का वाकया हुआ था, तो तब ये फैसला हुआ कि हमने अभी इन चीजों की माफी, इसको मजीद बर्दाश्त नहीं करना। बहुत सख्त नुकसान हो गया पाकिस्तान के बच्चों की इस तरीके से, वो सारी मतलब जो हलाकत हो गई और जो वो सारा कुछ हुआ। तो लेकिन उसके बाद भी वो जो नेक्टा बना, उसके बाद भी आप देख लें कि पॉलिटिकल मसाइल, फिर बीच में मुख्तलिफ किस्म की सोचें, फिर ये जो मतलब नाम, अब क्या मैं आपसे कहूँ कि अभी आपको नहीं पता कि जी ये जो जंगलात जहाँ पे कटे हैं और जिससे ये सारा कुछ नुकसान हुआ है और ये सब कुछ हुआ है, तो उन्होंने ही सबसे ज्यादा पौधे लगाए थे अरबों के हिसाब से, तो किधर गए वो?
से और मतलब कहाँ से ये सारी हम्म रही और ये सारा कुछ। तो मतलब मैं ये कहता हूँ कि ये जो मफाद परस्त अनासिर हैं, ये नारा बड़ा जबरदस्त उठाते हैं, अवाम के संजीदा मसाइल को उठाते हैं, लेकिन उसके बीच में अपनी वारदात भी करते हैं। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि वो रियासत के पीछे खड़े हों, अपनी अफवाज, अपनी पुलिस के पीछे खड़े हों, क्योंकि जितनी भी रियासतें गिरी हैं, उन रियासतों में बुनियादी तौर पे उन्हीं के इदारों के ऊपर, क्योंकि देखें ना, फिर वो दलील क्या देते हैं? वो दलील ये देते हैं कि जी ठीक है, ये स्मगलिंग रोक रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं रोकी? अब ये बड़ा अच्छा सवाल है कि जी पहले क्यों नहीं रोकी? मुझसे जब मतलब 10 बॉर्डर साल, पे आर्मी होती है। हाँ, कि भाई क्यों नहीं रोकी? तो देखें, उस वक्त के मसाइल और थे, इस वक्त के मसाइल और हैं, उस वक्त की बातें और थी, इस वक्त की बातें और हैं। लेकिन हकीकत ये है कि रियासत जितनी भी खराब हो, लेकिन रियासत का मफाद वाबस्ता है रियासत के साथ। मतलब पाकिस्तान होगा तो ये लोग खाएंगे ना, अगर पाकिस्तान नहीं होगा हम्म फिर नहीं खा सकते। तो इसलिए उनका मफाद है कि पाकिस्तान को कायम दायम रखें। तो अपने इदारों पे तनकीद करें, उन पे बहस करें, उनको गिला शिकवा करें, उनके ऊपर सख्ती से बात भी करें, लेकिन रियासत के खिलाफ बगावत या रियासत के खिलाफ किसी प्रोपेगेंडे का इस तरह शिकार ना हो कि आप कहें कि जी हम रियासत को मानते ही नहीं है। आप मेरी बात समझे? बिल्कुल क्योंकि सर। वो एजेंडा आपका नहीं है, वो एजेंडा मुल्क दुश्मन का है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। हाउस एंड ऑर्डर तो बातें होती हैं इम्प्रूव करने की, बट जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उस पर्सपेक्टिव में करना चाहिए, प्रोपोगंडा नहीं करना चाहिए। मैं नहीं, बिल्कुल मैं आपकी कहता बात हूँ से। कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। मैं कहता हूँ जी आप वाजे क्रिटिसिज्म करें, आप सिर्फ क्रिटिसिज्म करें, लेकिन ये जो है ना कि जी मैं रियासत को मानता नहीं हूं, मैं रियासत से जो है ना आजाद हो गया हूं, मैं किसी कायदे कानून का पाबंद नहीं हूं, हम जी कोई अपनी फौज बना लेंगे, ये फिर आप दुश्मन की जो उसका मफाद है उसका शिकार हो गए हैं, दानिस्ता या नादानिस्ता तौर के ऊपर। आप मेरी बात सुनिए, क्यों? बिल्कुल किस सर। तारीख पढ़ लें, सीरिया की पढ़ लें, लेबनान की पढ़ लें, ईरान की पढ़ लें, किसी की भी पढ़ लें, तो जो लोग मुल्क के लिए संजीदा थे, वो रियासत के साथ वाबस्ता रहे। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, ये निज़ाम है, डिक्टेटर है, नहीं है, जो भी है, लेकिन पहले मुल्क है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। तो ये जो हमारे यहाँ एक थोड़ी-सी ये जो भड़कीली सी बातें शुरू होगी ना कि जी मैं रियासत को मानता ही नहीं हूँ, मैं खान हूँ, तो मैं ये हूँ, तो मैं वो हूँ, वो मेरा ख्याल में कि जी वो तामीरी सोच नहीं है। बिल्कुल सर, थोड़ा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पे भी आते हैं, जो हमारा टॉपिक था। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि इंटरनेशनल जो लिंक है सारी दहशतगर्दी का, ज़ाहिर-सी बात है जब मोदी जी अपने, हमारे यहाँ बड़ी बात की जाती है कि मोदी जी अपना कैपिटल लूज़ करके आ गए थे पाकिस्तान और ऐसा-वैसा। वो उन बातों पे अपनी नज़र नहीं जमाते कि जो उससे पहले मोदी जी ने खड़े होके बात की थी, बलूचिस्तान से लोग हमें बड़ा याद करते हैं, या दोवल जी ने जो बात की थी कि जी यू विल लूज़ बलूचिस्तान, या उसके अलावा बीएलए का जो लीडर इंडिया में इलाज करने आया था, तो वो सब बातें हमारे लोग भूल जाते हैं। अक्सर हमारी ही एस्टेब्लिशमेंट को कसूरवार ठहराया जाता है कि जी जहाँ बात करने में एक वो राय नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है। बहरहाल, और एक और इकॉनमी वाली बात भी सर ये है कि आप देखें हमारे 25 करोड़ लोग हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल हमारी 1 ट्रिलियन की इकॉनमी है। आप देखें केपी केयर डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बलूचिस्तान डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो अगर हम 25 करोड़ हो के फॉर्मल इनफॉर्मल हमारी टोटल इकॉनमी मिला के 1 ट्रिलियन तक लोग कहते हैं, हमारे जो इकोनॉमीज हैं, कि भाई वो हमारी इकोनॉमी है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 4.5 कर दें इंडिया की आबादी के ना, तो उनकी जो 4-5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो क्या है। बहरहाल सर ये बातें तो हैं, और जो टॉपिक है हमारे उस तरफ आते हैं कि जो जयशंकर साहब मसल दिखा रहे हैं, मतलब कि एक वो बेबी मसल होते हैं और एक मेंस मसल होते हैं। तो आपको क्या लगता है जयशंकर साहब, अब देखें ना, चाइना ने आज बीबीसी हिंदी ने सर जो रिपोर्ट दी है, बीबीसी हिंदी यूट्यूब चैनल पे, उन्होंने कहा है भाई जो चाइना प्रेस रिलीज दे रहा है उसमें दहशतगर्दी का जिक्र नहीं है, कि भाई हमारी इंडिया के साथ दहशतगर्दी पर बात नहीं हुई, मतलब उन्होंने इसका कोई ज़िक्र नहीं किया। उन्होंने ताइवान की बात की, इंडिया अपनी प्रेस रिलीज़ में दहशतगर्दी की बात कर रहा है। फिर उसके बाद आप देखें बहुत सारे लोग और इंडियंस हमारे खुश होते हैं कि भाई हमने चाइना के करीब हो गए। चाइना का कंसर्न तिब्बत है, चाइना का कंसर्न अरुणाचल प्रदेश है, चाइना का कंसर्न है दलाई लामा वाली चीज़ें हैं, तो क्या इंडिया इसमें से किस पे फ्लेक्सिबल होने पे तैयार है? किसी पे भी तो इंडिया अरुणाचल प्रदेश पे तो फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता। या ताइवान वाले इश्यू पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकता है,
या जो ये फिलिपाइन या थाईलैंड वगैरह को ब्रह्मोस देते हैं, तो उस पे बहरहाल सर ये जो जयशंकर साहब के मसले हैं, आप इन्हें कैसे देखते हैं? वो कहते हैं हमें तो बाइडेन ने कहा था भई आप तेल लो, अब जो ट्रम्प कह रहे हैं कि हमें ना लो, हम तो आप ही को बेचते हैं। तो ये मैस अब ये मुझे सर इसमें से वो एग्ज़ाम्पल याद आती है ना, 5-6 लोग होते हैं, अब ये एग्ज़ाम्पल पता नहीं अच्छी है बुरी है, 5-6 लोग होते हैं, तो जो ताकतवर होता है वो आके किसी को दफड़ मार देता है और वो रोने लग जाता है। वो कहता है मुझे ही क्यों मारा, बाकी तुम्हें नज़र नहीं आते? तो इंडिया की मिसाल मुझे उस तरह की लग रही है। इंडियन हमारे दोस्त थोड़ा-सा माइंड करेंगे कि वो इस पे नाराज़ हैं कि भई हमारे साथ क्यों? और ज़ाहिर-सी बात है इनको मारा जा सकता था या इस तरह से तब इस वज़ह से हुआ। आप इसे कैसे दे इसका नतीजा क्या निकलेगा सर? मैं जो है ना रिज़ल्ट पे आपको मतलब ये जो चाइना के साथ पींगें बढ़ रही हैं या जयशंकर साहब की आज जो बात है, हमें तो बाइडेन ने बोला था प्राइसें महँगी हो जानी थी ऑयल की। आप इसका नतीजा कैसे देख रहे हैं? ये जो बेबी मसल्स दिखाए जा रहे हैं इंडिया की तरफ से अमेरिका को? अच्छा जी, मुझे तो बड़े पसंद आ रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि इनको ज्यादा गरजदार तरीके से बात करनी चाहिए। अभी भी शर्मा शर्मा के बात कर रहे हैं। मतलब सीधा निशाना लें और उनको बताएं कि जी वो भी पागल हैं और उनका भी दिमाग काम नहीं करता और वो भी डिनायल मोड में है और उनको भी पता नहीं है कि ये कितनी अजीम रियासत है, हजारों साल से कायम है और इनकी कितनी लिबरल और जबरदस्त किस्म की पॉलिसीज हैं कि जिनके नतीजे में ये जो है पूरी दुनिया को अपना ज्ञान बेच सकते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूं कि और जोरदार तरीके से बताएं। लेकिन जो सवाल पैदा होता है वो ये सवाल पैदा होता है कि जी मतलब कितनी तिजारत है अमेरिका के साथ। तो अमेरिका बेवकूफ है कि अमेरिका को पता नहीं है कि वो किसको क्या कह रहा है। देखें, अमेरिका इतना अभी भी बावजूद कि चाइना ने इतनी तरक्की कर ली, चाइना इतनी एक्सेस और सब कुछ रखता है, लेकिन चाइना जो है वो अमेरिका के साथ मतलब अभी भी ताउन करके आगे बढ़ना चाहता है। वो टकराव की सूरत हाल नहीं चाहता। ये आप समझिए कि मुझसे आप बात करते हैं या ये जो अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कौन सा प्लेटफॉर्म, मतलब कौन ओन करता है? तमाम मेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स, तमाम। आप किसी का नाम ले लें। अभी ये नए आए हैं जो सोशल मीडिया पे टिकटॉक वगैरह, वरना अदरवाइज मुझे बताएं कि बाकी सब किसके हैं, कौन ऑन करता है उनको? 100% एक्सक्लूसिव, कोई बहस ही नहीं है। किसी एक दूर दूर तक किसी दूसरे का नाम ही नहीं है। तो देखिए ना, मतलब उनकी पूरी एक एक हेजेमनी है, पूरा उनका मतलब दे ऑलमोस्ट उनकी मोनोपोली है। मुझे बता दें किसी चीज एक सिवाय टिकटॉक के, मुझे बता दें कौन सी दूसरी ऐप है किसी और मुल्क की सिवाय अमेरिका के? बिल्कुल सोच लें, सर। मुझे बताएं कौन सी है। यूट्यूब है वो ऑन करते हैं, गूगल वो ऑन करते हैं, एप्पल वो ऑन करते हैं, व्हाट्सएप वो ऑन करते हैं, एक्स वो ऑन करते हैं, मतलब जो चीज आप इस्तेमाल करते हैं वो ऑन करते हैं। 100% एक्सक्लूसिव। कोई और प्लेटफॉर्म उनके मुकाबले का, किसी तीसरे का, किसी कोई जर्मनी का, कोई फ्रांस का, कोई सऊदीया का, पाकिस्तान का, इंडिया का, किसी और का कोई है कोई प्लेटफॉर्म के जो आपकी नजर में है कि जिसके ऊपर ये सारी गुफ्तगू, जिस पे ये मसल दिखा रहे हैं जयशंकर साहब, बाकी सारे, तो मुझे बता सकते हैं कि कौन सा है? इसी तरीके से आप ये देखें कि जी जो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं वो पहले पूरी दुनिया से होके वहां से अप्रूवल लेके तो वो फिर मेरे पास आता है और उसकी एक कॉपी वहां पे उनके पास भी रहती है। तो इतनी एडवांस कंप्यूटिंग ये सब कुछ है, तो आप नहीं समझते कि वो सारा कुछ मालूम कर सकते हैं कि आज के दिन में कौन सा लफ्ज सबसे ज्यादा बोला गया, कौन सी बात सबसे ज्यादा की गई, कौन सा जो है ना मशवरा सबसे ज्यादा माना गया, कौन सी जो है ना वो किया गया। और साथ मुझे ये बता दें कि जयशंकर साहब अपनी जगह पे तो बड़ा मसल दिखा रहे हैं, वो डायलॉग शलग, असल में ये डायलॉग होते हैं ये डायलॉग होते हैं पब्लिक के लिए, और प्राइवेटली होता है कि जी भाई मेहरबानी करें कोई बात करें, मतलब आए तो सही। फिर वो जब कहते हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जनाब वो तो हमारी अपनी इंटरनल ऑडियंस के लिए। तो अभी भी आप गूगल पे मारें कि जी कौन सा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, क्या कहते हैं इसको, इंडिया का, तो 100-150 बिलियन डॉलर ये अमेरिका को बेचते हैं और अमेरिका से लेते सिर्फ 40 बिलियन डॉलर है। तो वो 100 बिलियन डॉलर का फर्क है कि जिसके ऊपर ट्रंप साहब कह रहे हैं ना कि भाई ये फर्क बराबर करो, मैंने ही सारा तुम्हारा माल लेना है, मेरा माल कुछ नहीं लेना आपने। तो उस चक्कर में ये सारी ट्रेड की वॉर, टैरिफ की वॉर, ये जो सारी है ये चल रही है। तो अब उसमें हुआ असल में ये है कि चूंकि वो जिस तरह आप कह रहे थे ना, ये जिस तरह आपने एक जुमला बोला, मैं उस टाइम पे आपको रोकना चाह रहा था लेकिन वो बात नहीं हुई। आपने कहा जी उन्होंने अपना सारा कैपिटल लूज कर दिया, मोदी साहब ने, कि जी वो लाहौर आ गए,
اور لاہور آ کے جی وہ میں بڑی دفعہ سنتا ہوں کہ جی انہوں نے ماں جی کے چرن چھوئے اور یہ اور وہ. بھئی وہ تو آپ نے کی ہے لیکن پریکٹیکلی تو کچھ بھی نہیں ہے نا. پریکٹیکلی آپ کہتے ہیں کہ جی میری گولی تو ہے ہی, پریکٹیکلی آپ کہتے ہیں کہ جی پانی بند, پریکٹیکلی آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں مانتا کشمیر 370 میں ہٹاتا ہوں, میں تو اس کو ابھی انڈیا کا پارٹ بنانا چاہتا ہوں, اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کے خلاف آپ جاتے ہیں. پریکٹیکلی آپ کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑا جو ہے دہشت گرد جو ہے وہ مسلمان ہے, ناٹ پاکستان, مسلمان ہے. تو میری بڑی ادب کے ساتھ, مطلب پاکستان میں بھی کوئی بیوقوف لوگ نہیں رہتے, یہاں کی بھی جو سیکیورٹی فورسز ہیں, جو مطلب کی ڈیسیژن میکرز ہیں, جو فورن آفس ہے, وہ انڈیا سے یہی بات کرتا ہے نا کہ حضور کوئی پریکٹیکلی تو بات بتائیں نا کہ آپ کا ہمارا کیا تنازع ہے. ابھی میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ جو پارٹیشن سے لے کے ابھی تک ہم جہاں پہ آ گئے ہیں وہاں پہ ابھی ہمارا کیا تنازع ہے. ہمارا تنازع تو بس صرف یہ ہے نا کہ جی چلو کشمیر کا مسئلہ حل کریں, اس کے بعد ہمارا کیا مسئلہ ہے. تو میری سمجھ کے مطابق وہاں پہ بھی ووٹ ملتے ہیں جب آپ پاکستان کے خلاف نفرت انگیز نعرے لگاتے ہیں تو اس سے آپ کو ووٹ ملتے ہیں. آپ پاکستان کے خلاف یہ بات چیت یہ سب کچھ کرتے ہیں تو آپ کو ووٹ ملتے ہیں. تو اٹ سروس ان دیئر انٹرسٹ. تو وہ جو مودی صاحب آئے تھے, ایک دلیل یہ ہے کہ جی انہوں نے اپنا بڑا کیپٹل خطرے میں ڈالا, دوسری دلیل یہ ہے کہ مزید مہان ہو گئے نا جی اپنے ان کے نظروں میں کہ جی دیکھو میں تو چل کے بھی گیا ہوں, وہ صلح ہی نہیں کرتے, میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ جی وہ بڑے گندے لوگ ہیں. دیکھیں نا یہ بھی تو پاسبلٹی ہے نا کہ جی وہ گرینڈیور بڑھ جاتا ہے نا. تو میری سمجھ کے مطابق یہ کافی برے پھنس گئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ جو ان کا زعم ہے کہ جی یہ نیو انڈیا ہے, اور ہم یہ دیکھیں نا یہ چند دن پہلے تک جا کے یورپ کو سبق پڑھایا کرتے تھے کہ جناب بات کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ امریکہ کے صدر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے مودی صاحب نے ہی فرمایا تھا کہ اے آئی کا مطلب بنتا ہے امریکہ اینڈ انڈیا, اور یہی جے شنکر صاحب بتاتے تھے کہ آئی ٹی کا مطلب پاکستان نے لیا ہے انٹرنیشنل ٹیررزم. انفارمیشن ٹیکنالوجی پاکستان کو نہیں پتا, یہ انٹرنیشنل ٹیررزم. تو یہ ڈائیلاگ بازی ساری انہوں نے کی ہوئی ہے, اور ابھی یہ وہی کر رہے ہیں جو خواجہ آصف صاحب نے کیا تھا کہ جب وہ بی بی سی والی نے پوچھا تھا نا کہ جی وہ فلان دن کا, اس نے کہا جی یس یہ ہم نے کیا ہے, آپ کے کہنے پہ ہی کیا ہے. تو نئی دنیا میں یہ مطلب ایک طرح سے میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ خواجہ آصف صاحب والا انہوں نے انداز اپنایا کہ چلو جی ہم بھی سیدھے ہو کے بات کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ یہ پھنس گئے ہیں. پھنس اس لیے گئے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ان کی سب سے بڑی تجارت ہے, اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ کیلکولیشن یہ کر رہے ہیں, اور یہ چائنا کے ساتھ بھی جو ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا کو نہیں پتا؟ اگر آپ کو مجھے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا کو یہ بات نہیں پتا کہ یہ کیوں آج کل قریب ہو؟ ان کے آرٹیکلز یہی لکھ رہے ہیں سر, جو ان کے سرکاری آرٹیکل ہیں, جو ان کی پریس ریلیز ہے اس میں وہ واضح کر رہے ہیں کہ ڈیو ٹو امریکن ٹیرف پریشر انڈیا از ناؤ لوکنگ ٹورڈز ایشین مارکیٹ. اور مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساروں کو پتا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ آپس میں ملتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, رستے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید کوئی پاسبلٹی بن جائے, کوئی رستہ مل جائے, کوئی ہم جو ہے نا وہ آگے کی طرف بڑھ سکیں. تو اس لیے میری سمجھ کے مطابق یہ سارے جو ہیں باتیں ہیں, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں پنجابی میں جس طرح کہتے ہیں ڈھکوسلے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جی ایک دوسرے کو اشارے ہو رہے ہیں کہ حضور ہم سے آ کے بات کیجئے, کوئی سپیس دیجئے, ہم جو ہے وہ سپیس لینے کے لیے تیار ہیں. تو ابھی کسی کا اتنا ٹھیک ہے, امریکہ ایک مشکل پوزیشن میں ہے, اس کے اوپر اپنا اندرونی قرضہ بہت زیادہ ہے, اس کی وہ جو انڈسٹریلائزیشن ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اب وہ یورپ کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ سرمایہ لگائیں امریکہ کے اندر. پھر یہ جو جنگیں ہیں اس کے بیچ میں امریکہ بڑا ڈیوائیڈڈ ہے, ان کو اپنا آپ مینٹین کرنا, اپنی عوام کو سیٹسفائی کرنا, انفلیشن کو روکنا, یہ سب کچھ ان کے لیے بڑا مشکل ہے. لیکن اس سب کے باوجود ابھی تک دنیا کا جو نظام ہے اس میں جو بینکنگ ہے, یہ جو امریکہ کہتا ہے جی ہم مزید پابندیاں لگا دیں گے, تو یہ پابندیاں کیا ہیں عثمان؟ یہ پابندیاں صرف یہ ہیں کہ جس طرح آپ کا واٹس ایپ کا, چلے میں آپ کو ایک بڑی سادہ مثال دیتا ہوں. ابھی آپ کو مجھے یوٹیوب سے, واٹس ایپ سے, ایکس سے, باقی گوگل سے, ایپل سے یہ نکال دیں تو آپ اور میں کیسے بات کریں گے؟ کوئی رستہ ہی نہیں رہ جاتا نا. مطلب وہ اگر ہمیں موبائل کمیونیکیشن سے بھی نکال دیں تو آپ اور میں تو فارغ ہو گئے نا, ہمارے پاس تو پھر کوئی رستہ نہیں رہ گیا نا ایک دوسرے سے بات کرنے کا. اور یہ چھوڑیں کہ باقیوں کو ہم اپنی بات چیت کیسے پہنچائیں گے. تو دس از دی پاور which a country enjoys
कि they have such deep control कि if they shut you off तो you are out of the system, और अगर you are out of the system तो आपकी हैसियत उसी तरह हो जाती है जिस तरह आप हों तो फ्रांस के अंदर, लेकिन आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ना आप अस्पताल जा सकते हैं, ना स्कूल जा सकते हैं, ना पूरी तनख्वाह ले सकते हैं, ना आप पैसे घर वालों को भेज सकते हैं। मतलब वो जो एक इलीगल इमिग्रेंट की हालत होती है, बस उसमें से इल हटा दें, लीगल होंगे इमिग्रेंट लेकिन आपके पास कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसी तरीके से अमेरिका का जो बैंकिंग का निजाम है जिसको स्विफ्ट कहते हैं, पूरी दुनिया, आपने मुझे सामान भेजना है, मैंने आपको पैसे भेजने हैं, तो वो डॉलर्स में ही जाएंगे। मेरी करेंसी रुपया है, आपकी करेंसी रियाल है, बैंकों को उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम सब ने डॉलर्स खरीदने हैं, खरीदने के बाद ये जो ब्रिक्स की थ्रेट है वो क्या है कि अब मुल्क है वो आपस में तय कर रहे हैं, इंडिया रशिया आपस में तय कर रहा है कि जी ठीक है मैं आपको रुपए दे दूंगा, आप मुझे रूबल दे दीजिएगा, तो हम जो है ना आपस में तय कर लेंगे। और अमेरिका को इस पर गुस्सा है। जो ब्रिक्स है, जो चाइना का नया निजाम आ रहा है, लेकिन वो अभी हनूज दिल्ली दूर आ कि उसमें भी ब्राजील शामिल होगा, ईरान शामिल होगा, मतलब बाकी शामिल होंगे, फिर वो एक निजाम बनेगा, फिर उसकी एक अफादियत आएगी, ब्ला 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 ब्ला। तो इसलिए अमेरिका की बड़ी पावर रखता है, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ढकोसले हैं, ये ठीक है, बल्कि अच्छा है। आपको चाहिए कि आप कहें कि जी वेल डन, बहुत जबरदस्त, आगे बढ़ो और डट के जो है ना मुंह पे मुक्का मारो, ताकि जो है ना बेहतरीन पता चले कि कौन ये है। और हम तो समझते हैं कि मोहल्ले के शेर आप हैं, तो आप जो है बेहतरीन तरीके से वो करें। बिल्कुल सर, मैं उस दिन किसी एक जगह पे था, वो बता रहे थे कि इंडिया थानेदार है, तो मैंने उन्हें बताया आप बिल्कुल थानेदार हैं। दुनिया की कोई कंट्री आपने छोड़ी नहीं है जिसकी औरत का आपने गैंग रेप ना किया हो। दुनिया में रेप्स की तादाद बढ़ाने में अपने जीडीपी पर कैपिटा देखें और जैसे आपके जिस तरह से हालात हैं, तो बिल्कुल आप इसमें तो हैं चौधरी। और ये बहरहाल सर, नहीं नहीं उस्मान, देखें इसमें सीधी सी बात करनी चाहिए। सीधी सी बात यह है कि जो भी पढ़े लिखे इंडियन है वो चीख चीख के ये कह रहे हैं कि जनाब हम कौन सी पॉलिसी दुनिया की अपना रहे हैं, कि हम हर एक के साथ ही जो है ना वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी में हम रुस्वा भी हुए कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ, कि जी हम क्वाड में भी हैं, हम जो है वो इसराइल के साथ भी हैं, हम जो है वो यूएई के साथ भी हैं, हम फलां के साथ भी हैं, रूस के साथ भी हैं, यूक्रेन के साथ भी हैं। मतलब वो उन्होंने कहा कि जी इसमें कोई, फिर इंडिया का रास्ता ही वो भूल गया। तो वो जो उसके ऑपोजिट हैं वो कहते हैं जी कि ये तो दुनिया में रहने का तरीका ही है। लेकिन हकीकत ये है कि इंडिया जिस रास्ते के ऊपर चल रहा है, जिसमें वो शिद्दत पैदा कर रहे हैं, जिसमें वो क्या कहते हैं उसको, कहते हैं कि जी हम सबसे बेहतर और हम सबसे आला, तो ये वही सोच है कि जिसकी वजह से फिर लोग नुकसान उठाते हैं। और इंडिया में वो यही कहते हैं कि जी इंडिया सेकुलर था, हमारा आइन अभी भी सेकुलर है, लेकिन हम एक हिंदू रियासत बन गए। और जब हम हिंदू रियासत बन गए हैं तो इसलिए आप देखते हैं कि बड़ी तरतीब के साथ आपके साथ जो भी गेस्ट आते हैं, जो लोग डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं यार मुसलमान तो बहुत सारे इधर रह गए, आप इनको भी ले जाओ, हमने क्या करने इतने मुसलमान। तो वो फिर आता है कि जहां पे आप अपनी आवाम के लोगों की सोच को इतना तंग कर देते हैं कि आप कहते हैं जी हम ही हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है। और इसकी बिल्कुल लोग ये कहते हैं कि जी इंडिया वो चले थे दूसरे को ठिकाने लगाने, लेकिन ये ना हो कि खुद हिंदुस्तान का बंटवारा हो जाए। आप ये देखें कि मशरिक में ये पाकिस्तान है और मगरिब में वो बांग्लादेश है। तो अभी सीपैक अफगानिस्तान भी शामिल हो गया है, सेंट्रल एशिया की तरफ बातें हो रही हैं। तो इंडिया की मुश्किलात जरूर हैं क्योंकि इनको डायरेक्शन नहीं मिल रही। अगर डायरेक्शन तलाश करेंगे तो फिर उस डायरेक्शन में अगर चाइना के साथ सीधा चले तो फिर पाकिस्तान के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी और मसलों को रिजॉल्व करना। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूं कि जी ये जो जिस तरह 3 महीनों में 3 जंगें थी, तो दुनिया जो है वो फिर से खतरे की अभी तक खतरे से निकली नहीं है, मुश्किलात बरकरार हैं। रूस वाला मसला भी अभी सेटल नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में कि जी ये जो है मालूम नहीं कि सिचुएशन किस तरफ जाएगी। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और जो हमारा तीसरा सवाल था वो मैं उसको आज के लिए छोड़ूंगा क्योंकि मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल 3-4% पे आ गई है। तो वो सवाल हमने डिस्कस डिस्कस किया तो वो फिर वो हो जाएगा। उस सवाल का जवाब मैं ऑडियंस पे छोड़ूंगा कि
जो लोग बातें कर रहे हैं, या पिछली बार बांग्लादेश ने जो बात की थी अपोलॉजी की, तो आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं? मतलब एक चीज़ जो होगी, एक चीज़ जिससे बांग्लादेशी मूव फॉरवर्ड हो गए, उन्होंने अपने जो बानी थे उनको साथ जिस तरह का सलूक की और जिस तरह के बाद आज का एरा है, तो हमें माज़ी का गुलाम बनना है या हमें आगे बढ़ना है या हमें क्या करना है? दो टोक बात करता हूँ। बांग्लादेशी भाई हैं, वो हमें कहे बिल्कुल माफिया ही माफिया हैं जी, कौन सी ऐसी बात है, भाइयों में बातचीत होती है, बड़े सारे मिसाइल हो जाते हैं, वो है। लेकिन मतलब मैं ये कह रहा हूं कि देखें, एक तरफ जब वो आते हैं तो हमें कहते हैं कि जनाब आप क्या हिंदुस्तान को नहीं अपना वो देखते और सारा कुछ, लेकिन दूसरी तरफ देखें शरारत क्या करते हैं कि जी आप उनसे माफ, भाई क्या हमारा और उनका मामला है ना, मेरा जो हुँ। मौका के ऊपर वो ये है कि जी हमारा और उनका मामला है, तो आप खामखा क्यों उसके अंदर जो है ना वो अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं, आप मेरी बात समझे? बिल्कुल, बि बिल्कुल तो सर, ऐसा ही है। ये और अगर इस पे ये जो म हार्ड लाइन हिंदू तंग नजर किस्म की सोच है, उसको जी मैं खुलेआम रद्द करता हूँ। मेरे हिसाब से ये जो है ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी उन्होंने वीजा फ्री कर दिया है, उनके जनरल हफीज जो है वो यहाँ पे आए हुए थे, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ से मिले हैं। ये भाई बड़ी चीजें चुभ रही हैं, बड़ा जबरदस्त किस्म का ये डेवलपमेंट हो रही है, दुआ करें कि जी हम अच्छे रास्ते के ऊपर चलते रहें। बिल्कुल सर, ऐसे ही है, माफ़ी किसी को माँगनी चाहिए तो मुक्ति बानी बना के सपोर्ट करने वालों को माफ़ी माँगनी चाहिए, और इंडिया का भी इसमें एक किरदार है, उसको भी अपने जिस पे वो बड़ा फ़ख्र से बयान करते थे, तो उनको माफ़ी माँगनी चाहिए। हमारी तो ये डिमांड है और उम्मीद है बांग्लादेश भी उनसे डिमांड करेगा कि आपने हमारे जो साथ जो कुछ किया जिस तरह से। बहरहाल जी, आप लोग बताओ, आप लोगों की क्या राय है इस सारे बारे में जो हमने वीडियो में डिस्कस किया? इस बारे में अपनी राय का इज़हार लाज़मी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।